हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमने अपने अगले पाठ की शुरुआत कर चुके हैं। हम दूसरा पाठ हमारा कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अगर मैं पहले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कराऊं तो क्या था, तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व एक ही परमाणु, समान परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को ही तत्व कहा जाता है। यानी तत्व के भीतर जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक समान होंगे। जैसे अभी ऑक्सीजन इस तत्व को ले लिया जाए, ऑक्सीजन में सारे परमाणु ऑक्सीजन के ही होंगे। कॉपर इस तत्व को ले लिया जाए तो सारे परमाणु कॉपर के ही होंगे। तो इसे हम तत्व कह रहे थे। जैसा हमने फिर देखा था कि तत्व शुद्ध यानी मुक्त अवस्था में प्रकृति में मिलती है, पूरी तरह से मुक्त अवस्था में अकेले प्रकृति में स्थित होती है। और अब तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज कर चुके हैं और उसमें से 92 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक तत्व हैं, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध रूप में प्रकृति में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार तत्वों की बातें हुई और तत्वों की बातें जब शुरू हुई हैं तो उनका वर्गीकरण करना तो बनता ही है। अब वर्गीकरण क्यों किया जाएगा? क्योंकि इतने सारे तत्व, इन सभी तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हमें आपको ही अगर 2-4 तत्वों के गुणधर्मों को याद करना पड़ता है तो कितनी कठिनाई होती है, लेकिन उनको तो इतने सारे तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग तत्वों के गुणधर्म का अध्ययन करने की बजाय उन्होंने क्या करना शुरू किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक एक समूह में रखना शुरू किया। और जब एक एक समूह में रखना शुरू किया तो गुणधर्मों का अध्ययन करना थोड़ा सा आसान हो गया। जैसे कि यदि अब धातुओं के रूप में यदि किसी तत्व को रखा जाए, कुछ धातुएं, तो अगर तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, इन सभी को एक समूह में यदि रख दिया जाए तो क्या होगा, ये सभी धातुओं की श्रेणी में आ जाएंगी। तो यदि एक तत्व के बारे में समझ लें लोहा का गुणधर्म क्या होगा कि वो विद्युत धारा का सुचालक होगा, कठोर होगा, उसमें चमक होगी। तो इस तरह से धातु की श्रेणी में जो भी तत्व आएंगे वो सभी के गुणधर्म लगभग एक जैसे पाए जाएंगे। तो उनका अध्ययन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और यही कारण था कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है, जैसे कि यदि आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और किसी किताब को ढूंढना चाहें आप, तो अगर ढेर सारे किताब का ढेर रखा जाए और उसमें से आपको किताब ढूंढनी पड़े तो कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन यदि लाइब्रेरी में किताबों का सेक्शंस बना के रख दिया जाए, यानी चैप्टर, सब्जेक्ट वाइज, ऑथर वाइज यदि किताबों का सेक्शन बना कर रखा जाए तो आप क्या करोगे, तो आपको जिस ऑथर का, जिस सब्जेक्ट की किताब चाहिए आप उसी कॉलम में जाओगे और फटाफट वो किताब लोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन यदि सारी किताबों का ढेर रहे तो क्या होगा। तो जब हम किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो उस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इस वर्गीकरण की शुरुआत की डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने। अब डोबेराइनर जब उन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत की थी तब तक केवल 30 तत्वों की खोज हुई थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तक मतलब आज तक 118 तत्व की खोज हो चुकी है, लेकिन जब डोबेराइनर ने शुरू किया था वर्गीकरण करना तब तक केवल 30 तत्वों की ही खोज हुई थी और उन्हीं 30 तत्वों से उन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत कर डाली। तो डोबेराइनर के इस वर्गीकरण को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाने लगा। अब त्रिक क्यों, समझते हैं एक एक करके, और उन्होंने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने आधार, जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्गीकरण करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। जब हमने लाइब्रेरी में किताबों का वर्गीकरण किया था तो क्या लिया था आधार के स्वरूप में, हमने ऑथर का नाम लिया था, सब्जेक्ट लिया था। इस प्रकार से हमने किसी न किसी आधार को लेकर हमने क्या किया, वर्गीकरण किया। तो उसी प्रकार इतने सारे तत्वों का अगर वर्गीकरण करना होगा तो आधार की आवश्यकता तो होगी ना। तो आधार के स्वरूप में उन्होंने परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया, जिसे हम एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं और इसे हम ए अक्षर से दर्शाते हैं। इसका भी सारा डिटेल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है।
किसी भी परमाणु के केंद्रक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। तो इसी परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल करके डोबेराइनर ने अपने वर्गीकरण की शुरुआत कर डाली। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को छांटा और छांटने के बाद उसे 3-3 का समूह बनाया। समूह बनाने पर उसे व्यवस्थित कैसे किया? परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। मतलब 3 तत्व ले लिए, उसमें से उनके परमाणु द्रव्यमान निकाले और जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम था उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरीके से आरोही क्रम में, चढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान का आधार लेकर उन्होंने तत्वों का अरेंजमेंट शुरू किया। उसके बाद क्योंकि 3 का समूह लिया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या दिया अपने नियम का? डोबेराइनर का त्रिक नियम उन्होंने अपने नियम का नाम दिया। यानी 3-3 का समूह था, यानी उन्होंने उस समूह का नाम त्रिक दे दिया। अब जब इतनी व्यवस्था हो गई तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हुआ करता था। ठीक है, पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हुआ करता था। तो ऐसे ही एक कुछ तरीकों के बारे में हम समझते हैं यहाँ पर, जो डोबेराइनर ने जिस पर अपना नियम लागू कराया। देखते हैं, पहला तरीका है हमारा लिथियम सोडियम पोटेशियम का। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये त्रिक, ये समान गुणधर्म वाले तत्व हैं, तीनों का समूह बनाया और इसे कैसे व्यवस्थित किया? उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, चढ़ते क्रम में 6.9 और यहाँ पे 23 और 39.1, इस तरीके से उन्होंने उसकी व्यवस्था की। अब इसमें क्या उन्होंने पाया कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत कैसे निकला? देखो 6.9 प्लस 39.1 बटे 2 बराबर 23 आ गया। तो इसका औसत कितना निकला? 23 निकला। और 23 क्या है? इस मध्य वाले तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान है। तो ये रहा इनका पहला त्रिक। इसी तरीके से उन्होंने दूसरे त्रिक में भी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, इन 3 तत्वों का इस्तेमाल किया, जिसमें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 139.3, इन दोनों का औसत यानी बटे 2 करके 88.7 प्राप्त किया, जो कि लगभग बराबर है 87.6 के, जो कि क्या है? इस स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान है। तीसरे त्रिक को देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, आयोडीन का 126.9, इन दोनों का फिर से एक बार औसत 81.2, जो कि 79.9 के लगभग बराबर है। और ये 17.9 क्या है? ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान है। तो इस तरीके से इन तीनों त्रिकों का इस्तेमाल करके, इन तीनों त्रिकों पर डोबेराइनर ने अपने नियम को लागू कराया। और एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें डोबेराइनर का त्रिक नियम लिखो और उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो देखते हैं हम इसे लिखेंगे कैसे। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखते हैं यहाँ पर। देखिए, समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह में उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके 3-3 के समूह में उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम यानी चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब इसे क्या नाम दिया गया? त्रिक नाम दिया गया है। 3-3 का समूह था ना, तो इसे त्रिक नाम दिया गया। अब त्रिक नाम देने के बाद हुआ क्या? तो एक त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के
लगभग बराबर होता है। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम डोबेराइनर के त्रिक नियम को लिखेंगे और उदाहरण के स्वरूप में हम इन तीनों त्रिकों में से किसी दो त्रिक को लिख सकते हैं। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम और उदाहरण सहित उसका स्पष्टीकरण, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन तीनों त्रिकों में से किन्हीं दो त्रिकों को आप लिखकर अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो अब क्या डोबेराइनर ने सारे के सारे तत्वों पर इन त्रिक के नियम को लागू कराया? तो हम कहेंगे कि उस समय तक ज्ञात 30 तत्वों में डोबेराइनर अपने नियम को लागू करा नहीं पाए। उन्होंने अपने नियम को केवल इन 3 तत्वों पर, 3 त्रिकों पर ही, यानी कि 9 तत्वों पर ही अपने इस नियम को लागू करा पाए। बाकी के बचे हुए तत्वों पर ये नियम लागू नहीं हो पाया। लेकिन डोबेराइनर ने एक चीज़ तो दे ही दी कि आधार का इस्तेमाल उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्वरूप में किया। तो इस तरह से 330 तत्वों का उन्होंने वर्गीकरण करने में वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। उनमें कुछ कमियां रह गईं और उन कमियों को आगे के आने वाले वैज्ञानिकों ने पूरा किया। तो अब ये भी लिखना, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम की कमियां क्या थी या त्रुटियां क्या थी। तो त्रुटियों के स्वरूप में हम देख सकते हैं ये 2 मुद्दे कि ये नियम जो है सिर्फ 3 त्रिकों पर ही लागू हुआ। हमने जो अभी 3 त्रिक इस्तेमाल किए उन्हीं 3 त्रिकों पर ही लागू हुआ और उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर के त्रिक नियम से नहीं हो पाया। तो ये कमियां कह सकते हैं हम, इनकी विफलता कह सकते हैं कि ये सारे के सारे 30 तत्वों पर अपने वर्गीकरण के नियम को लागू कर पाए नहीं। तो अब इस वर्गीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना होगा आगे, क्योंकि वर्गीकरण करना तो ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक नए वैज्ञानिक समक्ष आए। कुछ 50 सालों के दरमियान ये नए वैज्ञानिक समक्ष आए और उन्होंने वर्गीकरण की फिर से एक बार शुरुआत की और वे वैज्ञानिक थे न्यूलैंड और उन्होंने अपने अष्टक नियम को प्रतिपादित किया। अष्टक नियम को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको डोबेराइनर का ये त्रिक नियम पूरी तरह से स्पष्ट हुआ होगा। एग्ज़ाम में आप इसे अच्छी तरह से लिख पाओगे, समझ पाओगे। इसी उम्मीद के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के साथ। तब तक के लिए वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।